अगर आप में से कोई मुझे दे दे और आप अगर शेयर कर लो, थैंक यू। आए ज़रा पेज 41 पे। पेज 41 पे आ गए? पेज 41 पे आ गए? अब भाग जाते हैं यार, आपको आवाज़ दिए भाग गए थे। कुछ कुछ बातें याद आ रही इस पिरामिड को देख के। क्या लिखा हुआ है मैंने? स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। चलिए आपने मुझे बताना है कि कौन सा बंदा कहाँ पे सूट करेगा। डायरेक्टर्स को मैं कहाँ पे क्लासिफाई करूँ? पक्की बात है? अच्छा, मैनेजर्स को मैं कहाँ पे रखूँ? मैनेजर्स टैक्टिकल, ये टैक्टिकल है। असिस्टेंट मैनेजर्स को मैं कहाँ पर रखूँ? ऑपरेटिंग लेवल पे। अच्छा जी, एम्प्लॉयज़ को मैं कहाँ रखूँ? लेबर को मैं कहाँ रखूँ? ओनर्स को मैं कहाँ रखूँ? ये स्ट्रेटेजिक है, ये ऑपरेशनल है और ये भी ऑपरेशनल है। स्ट्रेटेजिक लेवल क्या करता है? स्ट्रेटजीज बनाता है। बेसिकली स्ट्रेटेजिक लेवल में जो लोग होते हैं, जिनमें ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बड़े शेयर होल्डर्स हैं, इनका काम होता है कंपनी की विजन स्टेटमेंट बनाना, मिशन स्टेटमेंट बनाना, गोल्स डिफाइन करना और ऑब्जेक्टिव्स तो ये बनाएंगे ना, ये तो गोल्स बस बना देने। फिर कंपनी की स्ट्रेटजीज पे काम करना। ये जो लोग हैं ये दो तरफा इन्वायरमेंट को देखते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी देखते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंट को भी देखते हैं। इसको आप कह सकते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट और इसको आप कह सकते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। एक मैक्रो हो गया और एक माइक्रो हो गया। अच्छा जी, मैक्रो से क्या मुराद है? वो फैक्टर्स जो कि कंपनी से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, वो भी आएगा, और लीगल, ये लीगल में गवर्नमेंट आ जाएगी। तो पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और लीगल। और माइक्रो में क्या क्या आएंगे?
कंपनी के अपने रिसोर्सेस, कंपनी के पास अपना इस वक्त मौजूदा स्टॉक कितना पड़ा हुआ, कंपनी की मौजूदा एचआर कैसी है, कंपनी इस वक्त क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, क्या करना चाहती है, कहाँ आगे जाना चाहती है। तो स्ट्रेटजी इन दोनों फैक्टर्स को सामने रखते हुए कौन बनाएगा? आपके ओनर्स, डायरेक्टर्स या बड़े शेयर होल्डर्स। हाँ, कुछ नहीं। इनका जो स्पैन होता है दैट इज अराउंड 5 years, यानी कि इन्होंने 5 साल स्ट्रेटजी बना के किसको हवाले करनी होती है? टेक्टिकल लेवल को। मगर ये सोचते हैं कि यार ये हमारे जैसे ज़हीन तो नहीं है, हम तो ज़्यादा कंपनी को लेके क्या है, जज्बाती, क्योंकि कंपनी किसकी है? उनकी अपनी है। ये ऐसे लोग हैं जो कि उस तरीके से जज्बाती नहीं होंगे जैसे ये हैं। तो अगर हम इनको 5 साल प्लान देंगे तो ये घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि 5 साल प्लानिंग करनी है। तो ये कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इनको 2 या 3 साल का प्लान शेयर करते हैं, जो बिल्कुल नेक्स्ट 2 या 3 years है, ताकि ये लोग इतने ज़्यादा परेशान ना हो। 2-3 साल तक का ये लोग प्लान बनाएं। इन्होंने इनके हवाले कर दिया। अब ये क्या बनाएंगे? अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर इस लेवल ने काम करवाना किससे? असल में काम कर कौन रहा है? ये काम करना किसके लिए है? इनके लिए। तो इनका क्या काम है? ये मैनेज करते हैं, ये काम करवाते हैं, ये काम करवाते हैं। इसमें आपके लेबर्स आ जाएंगे, अभी हमने लिखा है, आपके वर्कर्स हैं। तो ये तो हैं वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा सादा किस्म के हैं, मगर ये बहुत बड़े फ़नकार हैं, उससे कम फ़नकार ये हैं। और ये सादा लोग कौम है, जो कहोगे जैसे कहोगे कर देंगे। तो टेक्टिकल को मिला प्लान 2 से 3 साल का, ये पास ऑन करते हैं 1 साल का प्लान नीचे। और फिर इसके अंदर भी हम लोगों ने बात की थी कि असिस्टेंट मैनेजर नामी एक शख्स मौजूद होता है। 1 साल का प्लान किसको मिलता है? इसको। मगर ये तोड़ तोड़ के देगा लेबर्स को और एम्प्लॉयज़ को मंथली बेसिस पे, बाई मंथली बेसिस पे, और इवन कभी कभी डेली बेसिस पे। असिस्टेंट मैनेजर को प्लान मिल गया साल का। अच्छा, एक और बंदा भी होता है, इसको हम कहते हैं सुपरवाइजर। साल का इसको मिल गया, इसको देगा प्लान 6 माह का। ये आगे अपने एम्प्लॉयज़ को देगा प्लान ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स। तो जैसे ही हर महीने काम होता जाएगा, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? ये इसको मुतमिन करेंगे और ये इसको मुतमिन करेंगे, और अल्टीमेटली हम क्या अचीव कर लेंगे? अपने गोल्स। जिससे क्या अचीव करेंगे? जिससे क्या अचीव करेंगे? विजन अचीव करेंगे। तो कंपनी में ये 3 तरह के स्ट्रेटजीज चलती हैं 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। बट सवाल ये कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसका ताल्लुक आई से क्या है? सर, एक ये भी तो हो सकता है कि स्ट्रेटजी वाले को 5 साल का प्लान है टेक्निकल लेवल, और टेक्निकल लेवल 2-3 साल उनके पास है, लेकिन ये भी तो इसको कोई पर्सन अब इनकी कंपनी से दूसरी कंपनी में भी तो जा सकता है, तो इनके गोल ऑब्जेक्टिव। तभी तो ये पूरा प्लान शेयर नहीं कर रहे, ये तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, ताकि अगर हम इनको ज़्यादा प्लान दे देंगे तो ये ज़्यादा बर्डन फील करेंगे। उन्होंने कहना यार कम सैलरी है, प्लान बहुत बड़ा आ गया है, तो अब नौकरी स्विच कर लेते हैं। तो ये तोड़ तोड़ के आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इनको काम देंगे और ये आराम आराम से इनसे काम करवाएंगे। अल्टीमेट टारगेट कहाँ है? इसको अचीव करना। तो अगर एकदम से ही काम करवाने बैठ जाएंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ भी गए, वर्कर्स भी गए, मैनेजर्स भी गए, सब थक के बैठ जाएंगे।
आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली इनसे काम लेना है, कम काम मगर ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। तो फिर ये ज़रा मोटिवेटिंग फैक्टर भी होगा, वो उसको प्रिविलेज्ड फील करेंगे। जॉब एनरिचमेंट होगी या जॉब एनलार्जमेंट होगी? जॉब एनरिचमेंट होगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा अथॉरिटी ऐड कर देते हैं तो आपकी जॉब एनरिच हो जाती है, एनलार्ज नहीं होती। एनलार्ज कहते हैं एक ही काम को बार बार करवाना विदाउट गिविंग एनी अथॉरिटी। अच्छा जी, ऑपरेशनल लेवल आपने कहा मजदूर तबका, वर्कर्स। अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो प्रिंसिपल को मैं कहां पे रैंक करूंगा? प्रिंसिपल को मैं कहां रैंक करूंगा? तो ये कहां जाएगा? प्रिंसिपल इज एज इक्वल एज ओनर। मगर ओनर फिर ऐसा बंदा होता है जिसके पास सिर्फ पैसा है, उसके पास स्किल नहीं है। तो अल्टीमेट स्ट्रेटजीज बनानी किसने है? प्रिंसिपल ने बनानी है ना। तो ये यहाँ पे लगता हूँ प्रिंसिपल भाई यहाँ पर आ जाएंगे, और इसके साथ एक और बंदा आ जाएगा, वाइस प्रिंसिपल। डिपार्टमेंटल हेड्स कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे, और उनके नीचे काम करने वाला स्टाफ कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। फर्ज करते हैं एडमिशन शुरू होने कैफ के, और डेली बेस पे बच्चे आते हैं कॉलेज में। तो डेली बेस पे बच्चे कॉलेज में इनके पास जाएंगे एडमिशन के लिए, इनके पास जाएंगे एडमिशन्स के लिए, यहाँ पर आएंगे। तो इसको हम कहते हैं, ये कॉलेज का क्या है? फ्रंट ऑफिस एंड कैश डिपार्टमेंट। तो बच्चे टकराएंगे किससे? फ्रंट ऑफिस से, यानी कि ऑपरेशनल स्टाफ से। डेली बेस पे अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 500 फॉर्म्स सबमिट होते हैं, तो क्या हर फॉर्म के ऊपर एक एक पेपर होगा या ज़्यादा पेपर होंगे? हर फॉर्म के ऊपर कम से कम कितने पेपर होंगे? एक, और मैक्सिमम 4, क्योंकि लिमिट लिखी हुई है कि आप 4 से ज़्यादा पेपर्स नहीं दे सकते। तो एक बच्चा मिनिमम कितने पेपर पढ़ेगा? एक, और मैक्सिमम कितने पढ़ेगा? 4। हम एवरेज कर लेते हैं कि ऑन एवरेज 2 पेपर्स हैं एक फॉर्म के ऊपर। 500 फॉर्म्स हों तो कितने पेपर हो गए? 500 फॉर्म अगर डेली बेस पर आ रहे हैं कॉलेज में, एक दिन कॉलेज को 500 फॉर्म्स मिले, हर फॉर्म के ऊपर 2-2 पेपर्स हैं, तो कितने टोटल पेपर्स हो गए? 1000। और कितने बच्चे हैं? 500। ये लोग रिसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर, कागज़ पे ले रहे हैं। डे एंड हो गया, डे एंड हो गया। अब क्या हुआ? प्रिंसिपल ने रात में बैठ के एक एनालिसिस करना, क्या कि कितने बच्चे किस सब्जेक्ट में एनरोल हो रहे हैं, हमें कितनी कुर्सियां चाहिए होंगी, हमें एनवायरनमेंट कैसा रखना है, क्लासरूम्स कौन सी देनी है, क्या लाइब्रेरी बनेगी या नहीं बनेगी, हर कमरे में कितनी स्पेस होनी चाहिए, कौन से टीचर के पास कितनी पढ़ाने की कैपेसिटी है, कितने बैजेस बनाने हैं। तो ये सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? टैक्टिकल या स्ट्रेटजिकल? स्ट्रेटजिकल। मगर इनको डिसाइड करने के लिए डाटा कहाँ से मूव कर रहा है? यहाँ से। अगर ये सिस्टम में 500 फॉर्म्स की बजाय डे एंड पे 300 फॉर्म्स एंटर करके घर चले जाएं, तो क्या स्ट्रेटजी वाले सही से फैसला कर पाएंगे? पहुंच पाएंगे वहां तक? नहीं। तो इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर आउटपुट, मुझे प्रॉपर इनपुट चाहिए। मगर ये तो कागज के फॉर्म में, और प्रिंसिपल आपको बैठ के कागज तो चेक नहीं करेगा, वो क्या चेक करेगा?
वो कोई ना कोई कॉलेज का सॉफ्टवेयर खोलेगा, उस पर क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, उस पर ग्राफ्स बनाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी एनरोलमेंट्स हैं, लास्ट टाइम का इस दफ़ा का क्या कंपैरिजन है, इससे वो फैसला लेगा। ना कि वो हर बच्चे का नाम पढ़ेगा, हर बच्चे का CRN देखेगा। क्या उसके लिए हर बच्चे का नाम रेलिवेंट है, हर बच्चे का CRN रेलिवेंट है? नहीं। उसके लिए रेलिवेंट डाटा क्या है? पेपर कितने एनरोल हुए, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, टीचर कौन कौन सा है। प्रिंसिपल को नाम से कोई गर्ज नहीं है, बच्चे के CRN से कोई गर्ज नहीं है, बच्चे के मोबाइल नंबर से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, अगर ये स्टाफ कहे कि सर हमसे तो डेली बेस पे ये इतने सारे फॉर्म्स एंटर नहीं हो रहे हैं क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है, हर फॉर्म के ऊपर नाम भी आता है, CRN भी आता है, मोबाइल नंबर भी आता है, एड्रेस भी आता है, पेपर भी आता है, ये भी है, वो भी है, बहुत कुछ है। तो अगर 5 फॉर्म्स हैं तो हम डेली बेस पे तो इतने सारे फॉर्म्स एंटर नहीं कर सकते, तो कम से कम क्या एंटर कर दिया जाए, कम से कम वो क्या एंटर करके जाएं? बच्चे का CRN, ताकि बच्चे का एक नाम शाम आ जाए ना, CRN, या उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। कम से कम बच्चे का CRN, सब्जेक्ट, जिस टीचर से वो पढ़ना चाहता है और जिस बैच में वो पढ़ना चाहता। तो ये डाटा कम से कम ये स्टाफ डालेगा सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में। इसको यूज़ कौन करेगा? वो लोग जिन्होंने क्या बनानी है, स्ट्रेटजी। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात। ये जो डेली बेस पे काम है ना, ये जो डेली बेस पे रूटीन नेचर में ये जो काम हो रहा है, ये होता है थ्रू TPS। ये होता है थ्रू TPS। दोबारा बोले मेरे साथ, TP, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये डेली बेस पे ट्रांजैक्शंस ऐड कर रहे हैं, डेली बेस पे ट्रांजैक्शंस ऐड कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में शामिल है, और इनकी ये रूटीन टास्क है, इन्होंने ये लाजमी करना ही करना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। फिर अगर कुछ बच्चे आते हैं इनके पास कंप्लेन लेके कि सर आपने मुझे गलत क्लास में एनरोल कर दिया है, या मुझे लाइब्रेरी की एक्सेस नहीं दी गई, तो ये भी कौन नोट करेगा? ऑपरेशनल टीम। जनरेटर में फ्यूल ख़त्म हो गया, कितना फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, कितना फ्यूल चाहिए होगा, ये भी कौन देखेगा? ऑपरेशनल टीम। डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, क्लासेस में जा के अटेंडेंस लेना कि कितने बच्चे आए हैं, अगर मैं सिर्फ कॉलेज की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं एक कंपनी की बात करूँ तो डेली जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर डेली सेल्स, हमारे लिए कस्टमर कौन है? आप लोग। तो जब आप हमारे पास आके एनरोलमेंट कराएंगे तो हमारी वो क्या है? सेल। तो ये रिपोर्ट कौन बनाएगा? ऑपरेशनल टीम, बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड TPS। तो डाटा इनपुट हो गया इस लेवल पे, डाटा इनपुट हो गया किस लेवल पे? TPS लेवल पे हो गया। पेज 43 पे आए। A TPS performs, records and processes routine transactions. इसका दूसरा नाम क्या है? डाटा एंट्री। क्या इन्होंने कोई दिमाग का इस्तेमाल करना है? नहीं, इन्होंने बस फॉर्म पकड़ना है और दीवानों की तरह सिस्टम में एंट्रियां करते जाना है। इन्होंने सोचना नहीं है, इनका काम सोचना नहीं है। सोचना किसका काम है? इनका। इनका क्या काम है? बस डाटा सिस्टम में डालते जाएं और इन्होंने कुछ नहीं करना। तो ये मशीनें हैं जिन्होंने सोचना। मशीन सोचती है? नहीं, मशीन बस क्या करती है? प्रोसेसिंग। तो इनपुट, इनको इनपुट कौन दे रहा है? फॉर्म।
वो फॉर्म इन्होंने उस डेटाबेस में क्या करना है, इनपुट करना है, और इनका काम सिर्फ क्या करना है, इनपुट देना और कुछ नहीं करना। डिजायर्ड आउटपुट कौन निकालेगा, ये निकालेंगे। अच्छा, अगर इनके काम में कोई गलती हो जाए तो कौन हेल्प करेगा इनकी, ये करेंगे। तो ये बेसिकली इनके काम को प्रोसेस करने में हेल्प करेंगे, इनके काम की सही तरीके से इनपुट होने में, चेकिंग करने में, इवेलुएट करने में हेल्प आउट ये कर रहे होंगे। अच्छा जी, आगे बढ़े ज़रा। डेटा कुड बी एंटर्ड मैन्युअली बाय अ पर्सन कीपिंग द इंफॉर्मेशन इन। सम TPS आर एडवांस्ड एंड यूज टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल बायोमेट्रिक अटेंडेंस। भाई पहले ज़माने में क्या होता था, एक बंदा गेट पे है, टीचर कॉलेज में आ रहा है, उसका टाइम नोट करेगा, ये मैनुअल TPS है। बट आजकल क्या है, टिंग टोंग, अंगूठा लगाया, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई। अगर हम कॉलेज के बाहर या इस क्लास के बाहर लगा दें एक TPS फॉर बायोमेट्रिक, तो आप लोगों के पास भी अटेंडेंस ना आए, आप लोग अपना थंब दें और आपकी अटेंडेंस बाय डिफ़ॉल्ट मैयर हो जाए। तो इट कैन बी मैनुअली एंड इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली। मैनुअली भी हो सकता है, और जो बड़े स्टोर्स हैं, अगर आप लोग कभी मैकडॉनल्ड्स गए हो तो वहाँ पे ऑर्डर काउंटर पे नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी। वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, आप जाते हैं, अपना ऑर्डर पंच करते हैं, और आपको रसीद देता है, और आप काउंटर पे जाके अपना ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। इससे क्या हुआ, ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म हो गई है। अब आप डिपेंड नहीं कर रहे कि काउंटर पर कितना ज़्यादा रश लगा हुआ, मगर क्या आप उनको इनपुट दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए? क्या आप उनके कस्टमर हैं? क्या उन्होंने आपसे सेल्स करनी है? तो वो जो मशीन लगी हुई है, दैट मशीन इज अ TPS। अब TPS दो तरह के हैं, एक बैच प्रोसेसिंग और एक रियल टाइम प्रोसेसिंग। कॉलेज में आए 500 फॉर्म्स, दिन है फ्राइडे का। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि फ्राइडे को ये एनरोलमेंट इन्होंने स्टार्ट की। रियल टाइम ये है कि जैसे जैसे फॉर्म आते जा रहे हैं वैसे वैसे सिस्टम में साथ साथ एंट्रियां होते जा रही हैं। और बैच प्रोसेसिंग क्या है कि कॉलेज ने कहा यार एक काम करते हैं, जुम्मे के और हफ्ते के फॉर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं, प्रिंसिपल को कब चाहिए, मंडे को, हम संडे पे बैठ के तीनों दिनों के फॉर्म्स इकट्ठा सिस्टम में ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर अभी ऐड करने बैठे तो शायद सामने वाला कस्टमर जो आ रहा है वो हमसे आवाज़ार हो कि हम उसको देखें या हम आपको सुने। तो बैच कब होगा, जब ये डाटा को स्टोर करेंगे और एक ही दफ़ा सिस्टम में ऐड करेंगे। तो आपके साथ भी तो यही होता है, अगर आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हैं तो वो रियल टाइम रिवीजन है। और अगर आप कहें कि मैं वीक में एक दिन रखा Y2B का हर चैप्टर मैंने वीक में एक दिन रिवाइज करना है, तो वो क्या है, बैच रिवीजन, जिसमें आपने पूरे हफ्ते का काम इकट्ठा कर लिया और एक ही दिन बैठ के उसको ख़त्म किया। तो इट कैन बी रियल टाइम एंड इट कैन बी बैच प्रोसेसिंग। अच्छा, बैच का फ़ायदा क्या होगा? आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। नहीं, इस केस में बताएं बैच का फ़ायदा क्या होगा। बैच का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो थोड़ा सा होल्ड करके देखते हैं कि क्या 2 दिनों में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्या रिवीजन अगर हुई है तो वो फिर एक ही दफ़ा सिस्टम में जाएगी। और रियल टाइम में क्या होगा, डाटा ऐड हो गया, कल बच्चा आ गया कि सर जी वो मैंने फॉर्म में ये मोबाइल नंबर चेंज करना है, ये वाला ऐड कर दें। अब चूँकि डाटा रियल टाइम जा रहा है तो उसको अपना वो वाला काम रोकना पड़ेगा, वापस से उसके कॉलम पे जाना पड़ेगा, उसका डाटा निकाल के नंबर अपडेट करना पड़ेगा, फिर वो अपना काम वापस से स्टार्ट करेगा। एक कंपनी में अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों तो वो रियल टाइम करेगी या बैच करेगी? वो रियल टाइम करेगी।
एम्प्लॉय ज़्यादा है ना, 6 लोग हैं, 4 लोग डील कर रहे हैं, 2 लोग सिस्टम में एंट्रियाँ पास कर रहे हैं, और अगर एम्प्लॉयज़ ही 2 हैं वो फिर बैच करेंगी, ताकि वो पहले कस्टमर्स को डील करें और जब शाम में उनको टाइम मिले या संडे पे बैठ के संडे लगा के ओवर टाइम करके फिर वो सारा डाटा सिस्टम में ऐड कर रहे होंगे। हार्डवेयर किस में ज़्यादा चाहिए होगा, बैच में या रियल टाइम में? रियल टाइम में, और बैच में कम चाहिए होगा। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि इफ़ेक्टिव कौन सा ज़्यादा है, रियल टाइम या बैच? इफ़ेक्टिव ये डिपेंड करेगा कॉलेज की पॉलिसी पे। अगर तो प्रिंसिपल डेली बेस पे चेक करना चाहता है तो कॉलेज बैच में नहीं चल सकता, फिर उसको रियल टाइम करना पड़ेगा। और अगर प्रिंसिपल कहता है कि मुझे 3 दिनों के बाद डाटा चेक करना है तो फिर वो बैच में हम लोग काम को चला सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन किस में जाएगी एक ही दफ़ा, रियल टाइम में या बैच में? बैच में जाएगी। और इनकम्प्लीट किस में जा सकती है? रियल टाइम में, क्योंकि रियल टाइम में क्या है, अगर आपने सारी फील्ड्स फिल नहीं भी करनी तो जो रेलेवेंट है वो डाल दें, बाकी फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता बैठ के उसको अपडेट करते रहेंगे। पेज 43 पढ़ लें। बल्कि 43 के साथ साथ 44 MIS से ऊपर ऊपर पढ़ना सारा। मेरे यहाँ तक पढ़ने फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा महंगा कौन सा होगा, बैच या रियल टाइम? रियल टाइम ज़्यादा महंगा है और बैच उससे कम महंगा है रिलेटिवली। ऑनलाइन, रियल टाइम, बैच, TPS आप सारा पढ़ सकते हैं। ये मैं बताता हूँ, ये जो ब्लॉक, ये जो पेज 43 पर डब्बा बना हुआ ना, इसको फिलहाल ना पढ़ें, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ अभी।
हो गया? आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा? क्रिकेट मैच तो देखा होगा, क्रिकेट देखा है ना? हर ओवर में हर बॉल पे क्या हुआ है? सिंगल, डबल, छक्का, चौका, आउट, वो ऑपरेशनल है। हर ओवर की हर बॉल। और अगर मैं देखना चाहूं कि 6 ओवरों में क्या हुआ है, अगर 20 ओवरों का मैच है, हर बॉल इज बीइंग डिलीवर्ड बाय अ बॉलर, मगर क्या वो कप्तान है? नहीं। इसका मतलब है कि वो आपका या उस टीम का क्या है? एक सादा एम्प्लॉय, एक सादा लेबर जो कि उस टीम के लिए काम कर रहे हैं। पहले फर्स्ट 6 ओवर्स के बाद क्या होता है? पावर प्ले। तो 6 ओवर्स का डाटा कंपाइल हो गया। इसको मैंने पावर प्ले के टाइम पे क्या करना है? एनालिसिस करना है कि अब मुझे ओवर किसको देना है, किसको नहीं देना, स्पिनर कब लाने हैं, कब नहीं लाने, किस बॉलर के सामने कौन सा बैट्समैन आए तो मेरे बॉलर को फ़ायदा हो, कितनी वाइडें हुई हैं, कितनी नो बॉल्स हुई हैं। ये अब यहाँ से रोड उठ के कहाँ पर आ जाएगा? डिपार्टमेंट के पास। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो कप्तान है वो कहाँ पे खड़ा होगा इनमें से? कप्तान स्ट्रेटजी बना रहा है, टेक्निकल काम कर रहा है, या कप्तान भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोच यहाँ खड़ा हुआ, कोच यहाँ खड़ा हुआ। फील्ड में कौन है? फील्ड में कौन है? इसी तरह जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, टीम का कप्तान, टीम का ओनर नहीं, टीम का कप्तान। कोच तो वो नहीं होता जो गार्डन में खड़ा होता है साथ में। देखो ना, हर ओवर में हर बॉल कैसे करवानी है ये उस बॉलर को पता है। किस बॉलर को कब चेंज करना है ये किसको पता है? तो वो ऐसी स्ट्रेटजीज बना रहा है जो कि लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, कि 2 ओवरों के बाद स्पेल किसको देना है। मगर इसको पता है, इस कोच ने ओवरऑल फैसला करके बताया था कि भाई हमने इस बॉलर को कितने ओवर देने हैं, 4 देने हैं, 3 देने हैं, 2 देने हैं। मगर वो 4 कब कब देने हैं ये कौन फैसला करेगा? टैक्टिकल लेवल पे आपका कप्तान फैसला करता है। तो जो नॉर्मल स्कोर कार्ड होता है, अगर आपने कभी क्रिकेट देखा हो, देखिए क्रिकेट, ये जो लिखा आ रहा होता है नीचे कि पहली बॉल पे 2, फिर 4, फिर विकेट, फिर 6, फिर 1, फिर 0। ये जो 6 बॉलों की इंफॉर्मेशन है, दिस इज व्हाट? ऑपरेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन। और अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास एक बड़ा डाटा आएगा। क्या उसमें क्या लिखा होगा? उसमें ये लिखा होगा कि बॉलर ए ने 2 ओवर कराए, 1 मेडन है, 8 रन और कोई आउट नहीं। बॉलर बी ने 1 ओवर कराया, 9 मेडन, 9 स्कोर और कोई आउट नहीं। बॉलर सी ने 3 ओवर कराए, कोई मेडन नहीं, 22 रन पड़े और 2 आउट किए हैं इसने। ये डाटा किस तरह बना? इसके साथ ये सही होगा तो ये सही बनेगा। फिर ये अभी तो कितने का है? 6 ओवर का। जब ये कंपाइल होके 20 ओवरों का हो जाएगा तो एंड पे आपको एक समरी मिलती है, मैच समरी। वो मैच समरी बेसिकली कौन यूज़ करेगा? स्ट्रेटजी वाले। उनको हर ओवर से गर्ज नहीं है कि हर ओवर में की हर बॉल पे क्या हुआ था। हर ओवर की हर बॉल पे क्या हुआ है वो या तो इस बॉलर को गर्ज होगा अपनी बॉलिंग से, या कप्तान को गर्ज होगा 6 ओवरों के स्पेल के साथ। जनाब पहले 6 ओवरों में हमें कितना पड़ गया? 39 पड़ गया और आउट कितने हैं? 2। अब अगले 4 ओवर मैंने किसको देने हैं, या अगले 6 ओवर मैंने किससे करवाने हैं? आखिरी के 4 ओवर कौन करेगा? ये टैक्टिक्स है। ये आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, ये आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन कर रहा होता है? कोच।
कि अगले मैच में किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, अगले मैच की पिच कैसी है। और डेली प्लानिंग कौन कर रहा है, ऑपरेशनल लेवल। ओवर वाइज प्लानिंग कौन कर रहा है, सॉरी बॉल बाय बॉल प्लानिंग कौन कर रहा है, ओवर्स की प्लानिंग कौन कर रहा है, पूरे मैच की प्लानिंग कौन कर रहा है। इस तरीके से मूव करेगा। अच्छा जी, ये क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं MIS। क्या यूज करते हैं, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पहले क्या था, TPS, उससे गया किसके पास, MIS के पास, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा जी, ये क्या लोग हैं, आए ज़रा पेज 44 पे आए। MIS is a computerized database of financial information organized and programmed in such a way that it produces regular reports on operations at every level of management। क्या पूरे कंपनी में एक ही डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वेरियस डिपार्टमेंट्स जो के काम कर रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट अपनी क्या सिस्टम में ऐड कर रहा होगा डेली बेस पे एंट्रीज। हर डिपार्टमेंट के पास अपना अपना क्या है, TPS, हर एक के पास क्या अपना अपना TPS, और उस डिपार्टमेंट के हेड के पास क्या है, MIS। इसके थ्रू वो चेक करेगा कि क्या ये लोग सही से TPS में एंट्रियां पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो MIS बेसिकली कंट्रोल करता है किसको, TPS को। पहले यहां तक इसको लिख लें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले मजदूर कहाँ पे जाएंगे, ऑपरेशन में जाएंगे। अच्छा, ये आए, सर जी वो जनरेटर में तेल ख़त्म हो गया, तेल मंगवा के दें। सर जी वो रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, रॉ मटेरियल चाहिए। वो पेच नच, जो नच कह रहा हूँ, नट बोल्ट जो है वो ख़त्म हो गए, अरेंज करवा दें। सर जी वो मैं कुछ पैसे चाहिए, अरेंज करवा दें। किसके पास आएंगे, ये खोलेगा क्या, MIS। ये देखेगा कि क्या वाकई में रॉ मटेरियल ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ, कितना प्रोडक्ट कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, कितना प्रोडक्ट कितना तेल इस्तेमाल कर रहा है, और उसके मुताबिक फ़ैसला करेगा कि क्या मुझे इनको मज़ीद तेल और रॉ मटेरियल मंगवा के देना है या नहीं देना। इसी तरह एक बॉलर ने 3 ओवरों में 22 स्कोर खाए हैं और 2 आउट किए हैं। बॉलर आया कप्तान के पास, सर जी वो मुझे एक ओवर चाहिए। और कप्तान ने कहना अच्छा चलो मैं देखता हूँ, अगर बाकियों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो तुम्हें ओवर नहीं मिलेगा, और अगर बाकी भी कुट खा रहे हुए तो तुम्हें ओवर दे दूंगा। ये फैसला किसने करना है, कप्तान किस चीज़ को देखते हुए फैसला करेगा, हर ओवर में हर बॉलर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हर ओवर में हर बॉलर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो वो क्या बनाएगा, अपना MIS on the basis of TPS, on the basis of TPS। टॉप मैनेजमेंट कैन मॉनिटर द कंपनी एज अ, अब कप्तान पूरी परफॉर्मेंस को देख रहा है एज अ होल, ना सिर्फ एक बॉलर को बल्कि अपने सारे के सारे बॉलर्स को वेरीफाई कर रहा है कि कौन कैसा किस कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है। Information displayed by MIS typically shows actual data versus planned data। अब कप्तान कुछ ना कुछ सोच के आया होगा कि मेरा ये जो बॉलर ए है ना, ये 2 ओवरों में 4 स्कोर खाएगा और 2 आउट करेगा, ये उसने प्लान किया था। एक्चुअल में क्या है, 2 ओवर 1 मेडन 8 स्कोर और कोई आउट नहीं। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा, दैट TPS डाटा, ही हैज़ टू डिसाइड वेदर के अब उसने उसको अगला ओवर देना है या नहीं देना।
डिसीजन मेकिंग कर रहा है एट मैनेजमेंट लेवल। और जब मैच खत्म होगा ये किसके पास जाएंगे? कोच के पास जाएंगे। कोच फैसला करेगा कि भाई अगले मैच में कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। मगर क्या कोच हर ओवर की हर बॉल को देख रहा है? नहीं, कोच के पास इतना टाइम तो नहीं है। कोच ने क्या देखनी है? मैच समरी। मैच समरी किससे बनेगी? MIS से। तो TPS से क्या बना? कहाँ गया? MIS। अब यहाँ तक मैंने पढ़ना है। TPS MIS को बनाएगा। जिस तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपका टेस्ट हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है। अभी तक हमारे लेट्स सपोज 15 टेस्ट हो गए। 15 के 15 टेस्ट का डाटा, यानी कि 15 के 15 टेस्ट में जो मार्क्स आपने लिए हैं, आपके लिए वो क्या है? TPS। हमारे लिए हर बच्चे के 15 टेस्ट आ गए हमारे पास। अब हमने एक कंबाइंड रिपोर्ट बनानी है। हम उस TPS को किस में डालेंगे? MIS में। और हम ये बताएंगे कि ये बच्चा, हमने टोटल इतने मार्क्स का से टेस्ट लिया है, इसके टोटल इतने मार्क्स आए हैं, इसकी टोटल एवरेज ये बनती है। ये क्या है? MIS। फिर वो रिपोर्ट किसको जाएगी? आपके ओनर्स को। आपका ओनर कौन है? आपके पेरेंट्स। फिर पेरेंट्स को जितनी जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उस रिपोर्ट में से निकाल सकता है। अब इसको फिर बात करते हैं। वो कहलाता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहला स्टेज क्या है? TPS। उसके बाद क्या आएगा? MIS। पहले यहाँ तक देख लें, फिर आगे चलते हैं। बस जहन में हो कि M इज मिडल लेवल है ना। तो M मिडल के लिए भी है और M मैनेजमेंट के लिए भी है। डिपेंड किस पे कर रहा है वो? अंडरलाइंग TPS फॉर द डाटा। जितना अच्छा डाटा TPS रिकॉर्ड करेगा उतना अच्छा क्या बनेगा? MIS बनेगा आपका। आपको एक और मिसाल देता हूँ। डेली बेस की सेल्स कहाँ पे जाएंगी? डेली बेस में सेल, यकम जनवरी को 20,000 रुपये की सेल, 2 जनवरी को 15,000 रुपये की सेल, 3 तारीख को 45,000 रुपये की सेल। ये कहाँ, ये कौन रिकॉर्ड करेगा? TPS। डेली बेस पे है ना। और साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब अगर मुझे मंथली सेल देखनी है तो क्या मुझे TPS यूज़ करना पड़ेगा? नहीं। मैं कहाँ पे जाऊँगा? MIS पे जाऊँगा। और अगर मुझे ड्रिल डाउन करना है तो क्या MIS से सफ़र तय करते करते मैं TPS में आ सकता हूँ? क्या ड्रिल डाउन इफेक्ट पॉसिबल है? हिलता बहुत है ये। पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिपोर्ट है, यहाँ लिखा हुआ है जनवरी की सेल है 2,318 रुपये, फेब की सेल है 4,132 रुपये, मार्च की सेल है 7,000 पूरी, एंड सो ऑन। ये मेरे पास क्या आ रहा है? MIS। अब मैंने बस यहाँ पे क्या करना, जाके डबल क्लिक। क्या करूँगा? डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक करूँगा ना तो ये मुझे इसका ब्रेकअप शो कर देगा कि ये जो 2,318 रुपये बने हैं वो कैसे बने। ये कम जनवरी को कितनी सेल थी, 2 जनवरी को कितनी सेल थी, 3 को कितनी सेल थी, और टोटल किससे मैच करना चाहिए? 2,318 रुपये से। तो अगर मैं MIS से TPS पर जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, मगर मैं TPS से MIS पर जाना चाहूँ वो पॉसिबल नहीं।
अच्छा सुने, इसी लेवल के ऊपर एक और सिस्टम भी होता है, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसी लेवल पे काम कर रहा, इसके साथ काम कर रहा, मगर इससे एडवांस क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अगेन क्रिकेट मैच पे आए ज़रा वापस। क्रिकेट मैच पे आप देखते हैं कि इस तरह के ग्राफ्स भी बने आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे ग्राफ्स भी होते हैं इसमें वर्म ग्राफ आ रहा होता है, कौन सी टीम कैसे किस तरीके से परफॉर्म दे रही है। ये डाटा जो हमने हासिल किया था 6 ओवरों का, ये ग्राफिकल फॉर्म में नहीं है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। यही डाटा को अगर मैं उठा के तस्वीरी शक्ल में ले आऊँ तो मेरे लिए फैसला करना आसान है, मेरे लिए उसको एनालाइज करना आसान है कि कौन सा बॉलर, फर्ज करें अगर कोई बॉलर ज़्यादा स्कोर खा रहा है तो शायद ये ग्राफ उसको रेड कलर में ले आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसको दोबारा से यूज़ करना मेरे लिए ख़तरनाक है। जिसके कम ओवर बचे हैं उसको शायद वो ब्लैक कलर में ले आए, जिसने मार बहुत खाई है उसको भी वो क्या कर देगा, रेड कर देगा, जो इंजर्ड हो गया उसको भी रेड कर देगा। मगर ये चीज़ें मुझे ये देख के समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसमें डाटा न्यूमेरिकल है, सॉर्टेड है, मगर ग्राफिकल नहीं है। तो DSS क्या है, MIS की ग्राफिकल शक्ल। अगर मैं इसी MIS को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स चार्ट्स ले जाऊं तो क्या बन जाएगा मेरा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब नाम से ज़ाहिर है, ऐसा सिस्टम जो कि डिसीजन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो TPS से क्या बना, MIS, और MIS से क्या बना, MIS से क्या बना, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये ज़्यादा एनालिटिकल है एज़ कम्पेयर टू MIS। MIS ज़्यादा नंबर्स को डील कर रहा है, मगर ये ज़्यादा एनालिसिस करके आपको दिखा रहा है। आपके हुए हैं अभी तक 4 टेस्ट। टेस्ट 1 में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट 2 में और टेस्ट 3 में आपने मुनासिब परफॉर्म किया, 5 कर लेते हैं। टेस्ट 4 में कम है और टेस्ट 5 में उससे भी कम परफॉर्म किया। अगर हम ये भेजेंगे आपके पेरेंट्स को, तो आपके पेरेंट्स ने क्या करना है, किसी एक पे क्लिक करना है, उस टेस्ट में जो MCQs थे वो सामने, उसमें आपका क्या आंसर था वो सामने, वर्सेस जो सही आंसर था वही एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड। यानी कि आप DSS से कहाँ पे जाएंगे, MIS पे, और MIS से कहाँ पे जाएंगे, TPS पे। मैं ना आज शाम में ना इसकी एक और वीडियो शेयर करूँगा, शाम दोपहर के आसपास में, वो लाजमी आप लोगों ने देखनी है, ग्रुप में आ जाएगी। उसमें भी ये सारे सिस्टम्स मैंने ब्लैक स्क्रीन पे ना बाकायदा ड्रॉ किए हुए हैं, तो उससे भी आपको एक अच्छी इसकी नॉलेज मिल जाएगी। अच्छा जी, एंड पे क्या है हमारे पास, सबसे ऊपर का यूज़ होगा EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब नाम से जाहिर है, सिस्टम जो कि किसके लिए बना है, एग्जीक्यूटिव्स के लिए बना, बड़ों के लिए बना। ये बहुत मज़े का सिस्टम है। फर्ज करें मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मैं गया हूँ कॉलेज के ओनर के पास, इसको मिटाता हूँ, इसके लिए मुझे वो चाहिए होगा डस्टर। मैं कौन हूँ, कॉलेज का प्रिंसिपल, और मैं गया हूँ किसके पास, ओनर के पास गया हूँ। मिसाल बहुत ध्यान से सुननी है आपने, सारी गेम समझ आ जाएगी। अच्छा, ये जो ओनर है ना, उसके CA के कॉलेजेस भी हैं और के कॉलेजेस भी हैं।
मैं कौन हूँ? प्रिंसिपल। मुझे इन्होंने बुलाया, मैंने कहा सर वो ना हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें ये पता चला है कि आपका जो सीए की ब्रांच जो कि इस्लामाबाद में है उसमें अटेंडेंस बच्चों की बहुत कम है, उसमें अटेंडेंस बच्चों की बहुत ही रिलेटिवली कम है। तो ओनर कहेगा अच्छा तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम सीए की बात कर रहे हो या तुम एसएससी की बात कर रहे हो। हम क्या कहेंगे? सीए की बात कर। उन्होंने यहाँ पे किया डबल क्लिक को मैं रेड से कर रहा हूँ, तो लिखा आ जाएगा किस शहर में होने वाला सीए, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, पिंडी में, कोयटा में और गुजरात में। मैंने कहा अच्छा आप एक काम करें, आप इस्लामाबाद को चेक करें। यहाँ पे वो क्या करेगा? डबल क्लिक। फिर इस्लामाबाद में कौन सा वाला कॉलेज, ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज या डी कॉलेज? मैंने कहा अच्छा सी कॉलेज, यहाँ पे डबल क्लिक करेगा। किस साल का डाटा? 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का। मैंने कहा 23 का डाटा, डबल क्लिक। पीआरसी का, कैफ का या सीफैप एमएसए का? मैंने कहा कैफ का, डबल क्लिक हो गया। अगला सवाल पूछेगा कैफ, नहीं पहले पूछेगा ग्रुप ए या ग्रुप बी, ग्रुप ए में जाना या ग्रुप बी में जाना। मैंने कहा ग्रुप ए में जाना। फिर ग्रुप ए में पेपर कौन सा, कौन से आजकल? R1, बी लॉ, टैक्स या कॉस्ट? उसने कहा सर बी लॉ में, डबल क्लिक किया। बी लॉ में कहानी स्टार्ट होगी आगे। सर बी लॉ में तो टीचर कौन सा, OW भाई, AI भाई या FR भाई? उसने कहा सर OW भाई, डबल क्लिक किया। अगला सवाल पूछेगा बैच 1, बैच 2, नहीं ऐसे नहीं, सवाल आएगा प्री बैच, फास्ट ट्रैक बैच या पोस्ट बैच? सर प्री बैच, डबल क्लिक किया। बैच 1, बैच 2 या बैच 3? अगला सवाल सर बैच 2, बैच 2 में किस महीने की बात हो रही है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? सर मार्च। तब जाके बताएगा कि हाँ वाकई में मार्च में अटेंडेंस कितनी थी। अब ये जो मार्च की अटेंडेंस रिकॉर्ड करेगा ये कौन कर रहा होगा? अब इसको रिवर्स करते हैं, अटेंडेंस कौन रिकॉर्ड करेगा? ऑपरेशनल, टीपीएस ने डाटा बना के किसको दिया होगा? MIS को। MIS ने ये सारी वर्किंग करके क्या बना दिया है? DSS। ओनर के पास क्या आया है? CA में जाना या ACCA में जाना। तो अब वो ड्रिल डाउन करता हुआ आ रहा है, उसके पास TPS की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, MIS की भी आ जाएगी और DSS की भी आ जाएगी। और इसी सब को अगर वो ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहे तो वो भी आसानी से देख सकता है। तो ये नॉलेज कोच के पास भी तो होगी। शुरू करते हैं। पाकिस्तानी टीम सन 2000 से पहले, 2000 के बाद, 2000 के बाद। अच्छा कप्तान कौन सा? A B C D या E? कप्तान E। उस कप्तान के कौन से मैचेस पाकिस्तान में खेले हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर खेले हुए? ये पाकिस्तान में खेले हुए। अच्छा नेशनल, इंटरनेशनल या क्लब लेवल? जी इंटरनेशनल। अच्छा कोई नॉर्मल मैच या कोई वर्ल्ड कप टाइप? ये नॉर्मल मैच। नॉर्मल मैच में टीम्स कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फलां फलां। जी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी काउंटी या उनकी सही वाली टीम, जो उनकी सही वाली टीम। तो इस तरह करते 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 आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर
कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स को हमने रिजल्ट भेजना है, यहाँ बनाता नहीं, यहाँ बनाता हूँ। यार ये आपके पेरेंट्स को हमने ना आपका रिजल्ट भेजना है, टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 15 तक का। तो हमने आपके पेरेंट्स को भेजा ये एक ग्राफ जो कि आपके रिजल्ट को शो कर रहा। ये ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ बना होगा किससे? DIS से। या तो आपके पेरेंट्स इस ग्राफ को देख के समझ जाएंगे, अगर वो ग्राफ को पढ़ सकते हैं तो, एनालाइज कर सकते हैं तो, या हम कहेंगे सर ये लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके कहाँ पे जाएंगे? पोर्टल पे, अपने बच्चे का नाम, CRN, डेट ऑफ बर्थ टाइप करें, आपको उसका सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। लॉगिन कर लिया, लिखा आ जाएगा रेगुलर क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स और मॉक। यहाँ पे क्लिक किया, टेस्ट 1 2 3 4 या 5, टेस्ट 5 में गए तो टेस्ट 5 शो भी हो जाएगा और उसके अंदर जो मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स भी आपके सामने आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं EIS को। EIS इज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा जी, एक टॉपिक हमारा रह गया था पीछे से। अच्छा अगेन मैं फिर से आपको बता दूं, इसकी मैं एक अलग से लेक्चर भी भेजूंगा, वो बना हुआ है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, और उसमें इसी तरह के ग्राफ्स बने हुए हैं, तो इसके साथ वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेगा। पेज 36 पे आए। दो बातें करनी है आपसे। ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ये रह गया था हमारा, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ये समझ लें। असल में ये 36, असल में ये जो टर्म है ना, ये इंजीनियरिंग की टर्म है, बस समझने के लिए बहुत है। मैं मिसाल आपको दूंगा पंखे की, ये पंखा वर्सेस वो AC, अल्लाह करे चल जाए, यस। ये मैंने क्या किया, मैंने ऑन किया, मैं चल के आया हूँ, इसको मैंने प्रेस किया और ये ऑन हो गया। क्या इसको मैंने ये कहा है कि तुमने ऑटोमेटिक चलना? नहीं। क्या ये ऑटोमेटिक कमरे में हवा को देखते हुए, कमरे की दर्जे हरारत को देखते हुए कम ज़्यादा हो सकता है? क्या वो मशीन हो सकती है? इसका कंट्रोल बाहर लगा हुआ है, उसका कंट्रोल उसके अंदर लगा हुआ है। ये इन्वायरमेंट से फीडबैक नहीं ले रहा, वो इन्वायरमेंट को देखते हुए जज करता है कि बाहर माहौल कितना है और मुझे कितने पे ड्रिप होना है, कितने पे दोबारा से काम करना शुरू करना है। तो ये ओपन एंड है और वो क्लोज्ड एंड है। अब इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? ओपन एंड, और वो क्या है? क्लोज एंड। ये जो आपके घर में इस्त्री होती है वो क्या है, ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड है, उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। आप जब उसको सेट करते हैं ना 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे, तो वो उसके मुताबिक काम करती है। फ्रिज ओपन है या क्लोज है? क्लोज्ड है, उसके अंदर भी थर्मोस्टेट लगा होता है। सेमी ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन ओपन है या क्लोज्ड है? मैं वर्ड सेमी लाजमी बोला इसलिए। सेमी ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन, या चलें विदाउट एनी ऑटो, नॉर्मल एक वॉशिंग मशीन, वो ओपन है, वो ओपन है। और अगर फुली ऑटोमेटिक होगी वो क्लोज्ड होगी। अच्छा जी, VPN का भी यूज किया? VPN का भी यूज किया? क्या होता है ये VPN? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या करता है ये VPN? स्पीड बढ़ा देता।
किस चीज़ की? स्पीड बढ़ाते हैं, कम करता? कम करता है ये इसकी स्पीड कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। VPN इज बेसिकली, अब नाम में क्या लिखा हुआ है? वर्चुअल। नाम में क्या है? वर्चुअल। यानी कि ये फिजिकली यहाँ इसको हम छू तो नहीं सकते। आपको याद है कल हम लोगों ने लैन डिस्कस किया था, लैन और इंट्रानेट। एक इदारे ने अगर दूसरे इदारे से रब्ता करना है तो दोनों इदारे आपस में तारे बिछाएंगे, PDCL से बात करेंगे, उनसे कहेंगे सर जी हमने एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज से कनेक्ट करना है, हमें तारे बिछा के दें। ये फिजिकल है, ये टेंजिबल है। और अगर हमने इसको थोड़ा सा विदाउट तारों के सिस्टम से निकल के काम करना हो तो हम दो कॉलेज के बीच में क्या डेवलप कर लेंगे? एक VPN, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तारों का मसला ये है कि वो टूट सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, मगर VPN हवा में है, VPN फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप दो कॉलेजेस के बीच में लैन ना लगाएं, क्या लगा लें? VPN। जिससे क्या होगा, एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से कनेक्ट भी हो जाएगा। और VPN का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्या? ये फायरवॉल क्रिएट कर देता। फायरवॉल क्या होता है? सिक्योरिटी बढ़ा देता है, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसमें एंटर नहीं हो सकता, हैकिंग नहीं हो सकती। जिस तरह फिजिकली हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस, तो IT में हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फायरवॉल्स। और ये फायरवॉल्स किससे हमें सेव करती हैं? वायरसेस। अब वायरसेस भी बहुत सारे टाइप्स के हैं, एक ट्रोजन हॉर्स है, एक वॉर्म है, और कौन कौन से होते हैं? ट्रोजन, अब तो खुद भी एक वायरस ही है। ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म। आइए ज़रा पेज 40 पे आ जाएं। पेज 40 पे आइएगा, ज़रा VPN पढ़ें, VPN पढ़िएगा। VPN पढ़िएगा। आप समझा VPN इस्तेमाल क्यों होता है? उसका असल इस्तेमाल क्या है? जितना ज़्यादा फासला उतना ये ख़राब काम करेगा, जितना कम फासला उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि इसने चलना है वाईफाई के ऊपर, हवा में चलना है, और वो चलेगा फिजिकल लैन के साथ, तो लैन की स्पीड ज़्यादा होती है उससे, मगर ये सस्ता है एज़ कम्पेयर टू लैन। ठीक है जी, बाकी इसको कल देखते हैं जो हमारा रह गया। अल्लाह हाफ़िज़।